उसी टाइम तुरंत काट करके, और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। महीना था मार्च का, स्कूल की छुट्टियां लग गई थी ग्रीष्मकाल की, तो सभी बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे ग्राउंड में। अब मैं बात कर रहा हूँ नोएडा की। तभी गेंद पास के एक नाले में जाती है, और जब नाले में गेंद सेंटर में पहुंच जाती है, मतलब बीचों बीच नाले के चली जाती है, तभी एक बच्चा ध्यान से गेंद को देखने लगता है, और गेंद देखते देखते उसे एक प्लास्टिक का बैग दिखता है जिसमें एक हाथ रखा होता है इंसान का। बच्चे को हाथ दिखाई देता है। हाथ देखकर बच्चा अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों को वहां पर बुलाता है। सभी खिलाड़ियों में खलबली मच जाती है, तो सभी बच्चे बड़ों को बताते हैं। जब बात बड़ों को पता चलती है तो बड़े पुलिस को बुलाते हैं, और मौके वारदात पर पुलिस पहुंचती है। तभी पुलिस भी देखती है, और पुलिस ये कहकर उस बात को नज़रअंदाज कर देती है कि इसमें किसी बंदर का पंजा है, और पुलिस मामले को रफा दफा कर देती है, मामले को शांत कर देती है, और सभी को ये बता देती है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी इंसान का हाथ नहीं है बल्कि किसी जानवर का पंजा है। तो दोस्तों, आज हम जिस केस पर चर्चा कर रहे हैं वो ना तो उससे पहले कभी हुआ और ना ही शायद कभी होगा। यह केस जुड़ा है यूपी के मशहूर शहर नोएडा के निठारी गांव के सेक्टर 31 से। अक्सर बच्चे जब ज़्यादा मस्ती करते हैं तो माँ बाप या उनके परिजन बच्चों को यह कहकर डरवाते हैं कि बाहर मत निकलना, बाबा घूम रहे हैं, तुझे लेकर चले जाएंगे अपने झूला में रखकर। और बच्चे इसी स्टेटमेंट से सहम जाते हैं, जो कि ऐसा कभी उन्होंने सुना नहीं होता, जाना नहीं होता, देखा नहीं होता। लेकिन क्या हो कि यह हकीकत होने लगे। जी हाँ, यहाँ बाबा तो उठाकर नहीं ले जाते, लेकिन आपके घर के पड़ोसी अगर ऐसा हो जाए कि जो बच्चों का मांस खाने लगें, वो भी इंसानी, तो क्या होगा। हम बात कर रहे हैं नोएडा के निठारी गांव के सेक्टर 31 की। एक नाले से जब लगभग 19 बच्चों के कंकाल मिले तो तहलका मच गया। अब ये 19 बच्चे एक ही दिन नहीं मारे गए, बल्कि ये सिलसिला शुरू होता है 8 फरवरी 2005 से 25 अक्टूबर 2006 तक। एक बच्चे की कहानी तो ये है कि वो नज़दीकी दुकान से पेप्सी लेने गया था, लेकिन फिर कभी घर ही नहीं लौटा। इसमें भी सबसे बड़ा फॉल्ट पुलिस का ही था, क्योंकि पार्टिकुलर एक ही जगह से बच्चे गुम हो रहे थे, D5 बंगले के पास से, जहां पर एक पानी का बड़ा सा टैंक था। जब पहला और दूसरा बच्चा गुम हुआ था तब पुलिस में जांच के लिए FIR दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने सख्ती से काम नहीं किया और धीरे धीरे 19 बच्चे गुम हो गए और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। जब नाले से बच्चों के कंकाल बरामद करना शुरू किए गए तो शुरू में 17 बच्चों के कंकाल मिले थे, तो उनकी फोरेंसिक जांच हुई हैदराबाद में, तो पता चला कि इनमें से 10 लड़कियां थीं और 7 लड़के थे। जब ये सब पता चला तो आगरा प्रयोगशाला में इनके कुछ नमूने भेजे गए और इन सभी की उम्र का पता लगाने के लिए। तो पता चला कि इन सभी में सिर्फ पायल ही एक ऐसी लड़की थी जिसकी उम्र 20 साल थी और जो बालिग थी, और बाकी के सभी बच्चे नाबालिग थे। 11 बच्चों की उम्र 10 साल से भी कम थी। इन सब के बाद यूपी पुलिस पर घोर लापरवाही के आरोप लगे, क्योंकि उनकी इस व्यवस्था के चलते 19 बच्चों ने जान दे दी थी। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई की गई, और जब ये केस बहुत ज़्यादा चर्चित होने लगा तो सरकार ने 2 पुलिस अधीक्षकों को निलंबित कर दिया और 6 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया। पुलिस की लापरवाही की वजह से लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। D5 बंगले की सभी सामानों को तोड़ फोड़ डाला और आग लगा दी गई थी। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहती है कि 19 बच्चे नहीं, लगभग 31 बच्चों की मौत हुई थी। लेकिन इन सभी के बीच माँ बाप केवल 19 बच्चों के ही सामने आए, तो ये केस 19 बच्चों तक ही माना गया। मतलब कि इस केस में लगभग 19 बच्चों की मौत हुई थी। इस केस के मुख्य अपराधी होते हैं मनिंदर सिंह, मकान मालिक होता है, और उसके नौकर का नाम था सुरेंद्र कोहली। अब केवल सुरेंद्र कोहली नौकर नहीं था, इस मकान में एक माली भी होता है और एक नौकरानी भी होती है। लेकिन जब ये केस की इन्वेस्टिगेशन होती है तो ना तो मालिक को पता होता कि उनके नौकर ने क्या किया, और ना ही माली को पता होता कि सुरेंद्र कोहली ने उनके पीठ पीछे क्या क्या कर दिया। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि 19 बच्चों को उसने पकाकर खाया भी है, मतलब हाथ खाए, पैर खाए, और किचन में काम भी किया और उनका गला घोंट कर मारा भी। लेकिन जब इसके सबूत अदालत में नहीं पाए गए तो केवल इसका दोषी सुरेंद्र कोहली को ही माना गया था।
तो दोस्तों अब इसकी पृष्ठभूमि और जान लेते हैं। महीना था मार्च का, सभी स्कूलों की ग्रीष्मकाल की छुट्टियां लग गई थीं और बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। तभी गेंद पास के एक नाले में जाकर गिर जाती है। तभी गेंद नाले के बीचों बीच पहुंच जाती है और एक बच्चा उसे ध्यान से देखने लगता, क्योंकि गेंद उसे तब उस वक्त दिख नहीं रही होती है। और जब उसने ध्यानपूर्वक देखा तो उसे एक प्लास्टिक का बैग दिखा। प्लास्टिक के बैग के अंदर एक हाथ दिख रहा था बच्चे को। तो बच्चे ने अपनी टीम वालों को, सभी को बताया। टीम ने जब ये सब देखा, जो क्रिकेट वहाँ खेल रहे थे सभी बच्चों ने, तो उनके होश फाख्ता उड़ गए, क्योंकि उसमें एक हाथ रखा हुआ था, वो भी किसी बच्चे का हो सकता है। तो क्रिकेट की वो सभी टीम ने अपने से बड़ों को बताया और जब बड़ों ने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने ये कहकर बात को टाल दिया कि ये हाथ किसी बंदर का हो सकता है या किसी जानवर का हो सकता है, लेकिन ये इंसान का नहीं है। और वहाँ पर खड़े सभी लोगों से कह दिया कि आप टेंशन ना लें, कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये किसी बंदर का ही पैर हो सकता है। अच्छा, मैं ये क्रिकेट की बात बता रहा हूँ, ये थी मार्च 2005 की, लेकिन इन सभी का भांडा फूटा जब वो घटना थी 2006 की। तो लगभग 1 साल लग गया था। 1 साल पहले ये घटना घटी थी क्रिकेट वाली। क्रिकेट के बाद 1 साल बाद हुआ था जब ये लोग जाकर गिरफ्तार हुए थे, क्योंकि तब और भी ज़्यादा सबूत हाथ लग गए थे। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है कुछ ऐसे। 7 मई 2006 को पायल नाम की लड़की ने अपने पिता नंदलाल को मोनिंदर सिंह पंडेर के बंगले पर जाने की जानकारी दी, लेकिन उसके बाद वह लापता हो गई। उसके पिता उसे खोजने के लिए D5 बंगले पर गए, पर जहां पंडेर अपने नौकर कोली के साथ रहता था। पंडेर उस दिन नोएडा में नहीं था और कोली ने पायल के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। नंदलाल अपनी लापता बेटी की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया और पुलिस ने कहा कि 24 घंटे से पहले हम शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। और ये रूल्स लगभग होता ही है। हो सकता है अपने फ्रेंड्स के घर गई हो, अपने रिश्तेदार के घर गई हो बिना बताकर। और ऐसा भी पुलिस ने समझ लिया था कि शायद ये लड़की 20 साल की थी और शायद किसी बॉयफ्रेंड के साथ चली गई हो। तो नंदलाल अपनी लापता बेटी की शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। 1 महीने तक पुलिस और पंडेर के चक्कर काटते काटते तंग आकर उन्होंने जून 2006 को तत्कालिक नोएडा SSP से मदद की गुहार लगाई। SSP के आदेश पर पुलिस ने नंदलाल की बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस इस तथ्य का पता लगाने में सफल रही कि पायल का मोबाइल फ़ोन अभी भी उपयोग में था और उसके स्थान का पता लगाया गया। पायल के नंबर की कॉल डिटेल की जांच करने पर भी कोली तक पहुंचे, जिसने लापता होने से 1 दिन पहले उसे फ़ोन किया था। पुलिस ने आगे की जांच के लिए कोली को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पंडेर ने उसे जल्द ही रिहा करा लिया, जमानत करवा ली। पुलिस को कुछ भी उल्लेखनीय पता नहीं चल सका जिससे उन्हें पायल के ठिकाने का पता चल सके, लेकिन मामले में कोली की संलिप्तता स्पष्ट थी। मामले पर पुलिस की जांच से परेशान होकर नंदलाल ने 7 अक्टूबर 2006 को अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत ने पुलिस को मामले की जांच करने के आदेश दिए। जांच करने पर पुलिस को बंगले के पीछे स्थित नाले से मानव कंकाल से भरे बहुत सारे प्लास्टिक बैग मिले, क्योंकि वो क्रिकेट वाली बात मैंने आपसे कही थी, शायद वो सच हो रही थी। बंगला मालिक पंडेर और उसके नौकर कोली को 29 दिसंबर 2006 को गिरफ्तार कर लिया गया। 30 दिसंबर 2006 को नाले से और कंकाल निकाले गए। दोनों संदिग्धों के खिलाफ ज़्यादा सबूत नहीं मिले, केवल कंकालों की ही खोज हुई थी। उन्हें हत्या साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन इस खोज से पूरे देश में सनसनी फैल गई और लोग न्याय की मांग करने लगे। पायल केस की जांच से निठारी के गायब बच्चों और किशोरियों की हकीकत सामने आई। जनता के गुस्से से दबाव में आकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जनवरी 2007 को मामला CBI को सौंप दिया। जब ये सब हो जाता है तो पुलिस कोली से बयान लेती है। 60 दिन की पुलिस हिरासत के बाद भी CBI कोली के खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाई। उन्होंने 27 जनवरी 2007 को कोली का कबूलनामा दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि वह कबूल करने को तैयार है। कोली का कबूलनामा मजिस्ट्रेट के द्वारा दर्ज किया गया था। अपने कबूलनामे में कोली ने विस्तृत विवरण दिया और कहा कि उसने 9 बच्चियों, 2 पुरुष बच्चे और 5 वयस्क महिलाओं को फुसलाकर घर के अंदर बुलाया और उसकी हत्या कर दी और निष्क्रिय शरीरों के साथ गलत काम किया। शवों को काटा गया और उन्हें खाया। शरीर के टुकड़े और अवशेष
बंगले के पीछे वाले नाले में बहा दिए गए। उसके कबूलनामे के मुताबिक कोली पंडेर के घर पर नौकर था। पंडेर बंगले में अकेले रहते थे और उनका परिवार चंडीगढ़ में रहता था। उनके अलावा माया सरकार नाम की एक घरेलू नौकरानी थी, एक माली था, 2 ड्राइवर थे जिन्हें पंडेर ने अपने घर पर काम पर रखा था। सभी हत्याएं कोली ने सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच अपने ही ड्राइंग रूम में की थी। प्रत्येक हत्या के बाद वह सबको ऊपर बाथरूम में ले जाता था और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता था। वह उसी हालात में बाथरूम छोड़ देता था और शरीर के कुछ अंगों को पकाकर खाने के बाद ही बाथरूम और ड्राइंग रूम को क्लीन करता था। यह विश्वास करना बड़ा कठिन हो जाता है कि इतनी हत्याएं हो गईं, लेकिन ना तो माली को पता चला, ना ही नौकरानी को पता चला और ना ही मकान मालिक को पता चला। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने एक रिपोर्ट दी। 2007 में WUCD ने निठारी मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। उनकी रिपोर्ट नोएडा पुलिस और CBI की जांच पर आक्षेप है। डॉक्टर विनीत कुमार ने समिति को सूचित किया कि जिस शल्य चिकित्सा और सटीकता के साथ शवों को काटा गया था, इसमें कोई एक अनाड़ी का काम नहीं है, बल्कि ये किसी डॉक्टर का काम है जिसमें अंग व्यापार का संदेह पैदा होता है। मतलब कि हो सकता है कि इन अंगों को बाज़ार में बेचा गया हो। अब देखिए, बाज़ार में तो ये बिकते नहीं हैं। ऐसा हो सकता है किडनियाँ निकाली गई हों, हार्ट निकाले गए हों, फेफड़े निकाले गए हों और शरीर के आंतरिक अंग निकाले गए हों। तो डॉक्टर ये कहते हैं, एक समिति ये कहती है। तो दोस्तों, ये बात भी उतनी ही कड़वी है जितना की होना चाहिए। आज भी इस केस के जितने भी आरोपी थे उन्हें सज़ा नहीं मिली। यानी कि अदालत ने 13 लोगों का कातिल माना था, किसे? सुरेंद्र कोली को, और उसे 13 बार मौत की सज़ा सुना भी दी गई, लेकिन आज तक उसे फांसी की सज़ा हुई नहीं है। और वैसे भी इस अपराधी को फांसी की सज़ा तो बहुत छोटी पड़ जाएगी। रियल में मैं संविधान की बात करते हुए ये ज़रूर कहता हूँ कि मूल अधिकारों में हमें एक अधिकार मिलता है कि हम अपने संविधान की रक्षा करें, यानी संविधान का सम्मान करें और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का सम्मान करें। लेकिन इस बात में, इस केस के आधार पर मैं ये जान पाता हूँ कि कहीं ना कहीं संविधान उतना सम्मान के शायद लायक नहीं है जितना हमारा तिरंगा है रियल में। क्योंकि आप देखोगे, एक 13 बच्चों का कत्ल करने वाला, जिस पर 13 तो मुख्य आरोप लगे हुए हैं, रियल में वो 19 थे, उसे फांसी की सज़ा नहीं हो पाई। क्या है ये? कैसा संविधान है? रियल में अगर सऊदी अरब के ऐसे कानून की हम बात करें तो सऊदी अरब में गला काट कर हत्या कर दी जाती है पब्लिक के बीच में। तो पब्लिक को ये मैसेज दिया जाता है कि भाई साहब, अगर ऐसा काम भविष्य में कोई और करेगा तो उसके लिए ये आज से समझ ले कि उनके साथ क्या होने वाला है। रियल में ये बात सही भी है, पब्लिक के बीच डर भर होना चाहिए थोड़ा बहुत। आज भी सुरेंद्र कोली उम्र कैद की सज़ा काट रहा, जबकि उसे मौत की सज़ा हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। अब ये हमारे एक कानून का बहुत बड़ा फॉल्ट ही हो सकता है कि ऐसा नहीं हो पाया, जबकि होना चाहिए था। इसी के विपरीत अगर हम सऊदी अरेबिया के कानून की बात करें तो वहाँ पर इतना डिले नहीं होता। वहाँ पर जितने भी ऐसे केस घटते हैं उनका बहुत जल्द से जल्द एक्शन होता है और बहुत जल्द काम होते हैं। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके कानून को कितना ही ज़्यादा मानव अपराधों की श्रेणी में रखा जाए कि मानव संसाधन के साथ ये बहुत गलत करते हैं, क्योंकि गला काट कर हत्या कर दी जाती है। तो रियलिटी में ये होना चाहिए समाज के बीच में। अब देखिए, इस अपराधी ने कितने सारे कत्ल किए, बच्चों के मांस को तल के खा गया तेल में, और बस अभी भी उम्र कैद की सज़ा है भाई साहब। अभी तक फांसी की सज़ा नहीं हुई, जो कि इंडिया में सबसे बड़ी सज़ा मानी जाती है। वैसे भी दोस्तों, हर चीज़ के सबूत नहीं होते, क्योंकि आप देखना कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका जन्म घर में हुआ, किस कमरे में हुआ, ये आपके माँ बाप जानते हैं। लेकिन अगर उनसे कोई कह दे कि इसका क्या प्रमाण है, क्या सबूत है कि इनका जन्म इसी कमरे में हुआ, तो आप विश्वास मानो पूरे वर्ल्ड की अगर एजेंसियां भी इस केस की छानबीन करने लगेंगी कि इस लड़के का जन्म कहाँ हुआ, तो पूरा दुनिया उसकी खोज नहीं लगा पाएगी कि आखिर इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो हर चीज़ के सबूत नहीं होते, कुछ चीज़ फैक्ट पर भी आधारित होती है। और हमारे अदालतों की एक थ्योरी कि अगर सबूत होगा तो ही केस आगे बढ़ेगा, नहीं तो भाई साहब केस की टाटा फिश हो जाएगी। तो ये मुझे इस बात में थोड़ा संदेह लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा और स्पष्टीकरण हो जाए
कि यार हर चीज़ का सबूत नहीं होता। जब इतने सारे कंकाल मिले और वो कबूल कर रहा है और अदालतों ने उसे फांसी की सज़ा सुना भी दी गई, लेकिन फिर भी आज तक इन आदेशों को क्यों लागू नहीं कर पाई गवर्नमेंट। असल में इसका गवर्नमेंट भी दोषी नहीं है, लेकिन ऐसे लॉ होना चाहिए कि अगर कोई इतने संगीन अपराध करे तो उनको सज़ा जल्द से जल्द मिलना चाहिए, जबकि ये नहीं है। तो चलिए दोस्तों, एक बात और दिल से बोलते हैं कि हमारे वीडियो अगर आपको रियल में अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करने में परहेज मत करना, क्योंकि इसे सब्सक्राइब करके आप हमेशा फ़ायदे में ही रहोगे। तो चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट दमदार वीडियो के साथ।